शुभ दोपहर बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरोह भाग 2 का अध्याय 2 पतंग। ये काव्य है आलोक धनवा का। तो सबसे पहले हम इन कवि का परिचय जान लेते हैं। तो आलोक धनवा का जन्म वर्ष 1948 में मुंगेर यानी बिहार में हुआ। इनकी पहली कविता जनता का आदमी वर्ष 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र काव्य संग्रह है। उन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि प्राप्त हुए। इन्होंने बहुत कम काव्य लिखे, गीत लिखे, लेकिन इसी से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हिंदी कविता के 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी कुछ गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। वर्ष 1972 और 73 में प्रकाशित आलोक धनवा की आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही। ये मतलब इतनी प्रसिद्ध कविताएं रही इनकी कि सभी इन्हें बहुत पसंद करते रहे। वर्ष 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह वर्ष 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। अब हम इस पाठ की यानी कि इस काव्य की रूपरेखा देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों से ओतप्रोत पतंग कविता कवि आलोक धनवा की एक लंबी कविता का अंश है। यानी पतंग कविता जो है वो बहुत लंबी है, उसका एक छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है, जिसमें कवि ने बताया है कि यह पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आसमान में ऊंची उड़ती पतंगें बाल मन को आकर्षित करती हैं, साथ ही उन्हें ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित भी करती हैं। बच्चे केवल ऊंचाइयों की सीमाओं को छूना ही नहीं चाहते, बल्कि उनके पार भी जाना चाहते हैं। पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है। बच्चे गिरते हैं, गिरकर उठते हैं, उठकर संभलते हैं और फिर नई पतंग और उमंग के साथ मैदान में डटकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ जिजीविषा उन्हें आगे बढ़ने की ओर प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। तो ये तो हुई पाठ की रूपरेखा की वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। अब देखते हैं काव्यांश। तो इस कविता में 3 पद हैं। तो पहला क्या है? सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बहुत सुंदर पद है। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके बारे में हम देखते हैं, उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भादो यानी तेज बारिश के बाद होने वाला मास, शरद यानी कि शरद ऋतु,
झुंड मतलब समूह, इशारा संकेत, किलकारी यानी कि खुशी से चहकना या चिल्लाना, नाजुक मतलब कोमल। इस काव्य का संदर्भ क्या होगा? केवल इस काव्यांश का नहीं, पूरे काव्य का संदर्भ हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है कि पतंग शीर्षक कविता से ली गई है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। इस काव्यांश में कवि वर्षा के बाद की शरदकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की उमंग, आशा, बाल सुलभ चेष्टाओं एवं साहसिक कृत्यों का वर्णन करते हैं। अब इस काव्यांश का अर्थ देखते हैं। कवि बताते हैं कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया। अब खरगोश की आँखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। ऐसे मनमोहक शारदीय सुप्रभात ने ही बच्चों को बुलावा भेजा है। यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए बताते हैं कि वह ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। चमकीली साइकिल चलाते एवं उसकी घंटियां बजाते हुए शरद की यह सुबह अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है। इसने आकाश को और मुलायम बना दिया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग अच्छी तरह से उड़ सके। उसके उड़ने के लिए अनुकूल परिवेश निर्मित हो गया है। बच्चे चाहते हैं कि दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और इसके माध्यम से स्वयं उड़ना। वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं की प्रतीक है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और शुरू हो उनके उमंग भरे मन की किलकारियाँ एवं सीटियाँ। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करते हैं। वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब हैं। अब इस काव्यांश में इसका विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। कवि के कहने का ढंग सामान्य बोलचाल का है। प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। भादों के बाद प्रकृति में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन करके कवि ने प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को रेखांकित किया है। यहाँ प्रकृति के मानवीकरण के कारण मानवीकरण अलंकार मौजूद है। कविता में बिंब योजना अत्यंत नवीन एवं आकर्षक है। दृश्य, श्रव्य एवं स्पर्श बिंबों का प्रयोग इस काव्यांश में किया गया है। शरद ऋतु के सवेरे की लालिमा के लिए खरगोश की आँखों जैसा लाल पुलों को पार करते हुए चमकीले इशारों से बुलाते हुए आदि बिंब नवीन एवं अत्यंत आकर्षक हैं। इनमें मानवीकरण अलंकार भी निहित है। पतंगों, तितलियों, सीटियों, किलकारियों आदि के साथ बच्चों की नाजुक दुनिया शब्द के प्रयोग ने कविता में विशेष अर्थध्वनि और प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार तथा जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे काव्यांश 2 की। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। कपास यानी कि कोमल एवं नरम अनुभूति तथा लचीले शरीर के लिए यहाँ पर कपास का प्रयोग किया गया है। बेसुध यानी कि मस्त और तल्लीन होना। मृदंग मीठी आवाज़ वाला ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र। पैंग भरना मतलब झूले झूलना। वेग मतलब गति। रोमांचित मतलब पुलकित प्रसन्न। महज मतलब केवल सिर्फ। रंध्र मतलब छिद्र, शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं उन्हें भी, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। संदर्भ वही होगा जो हमने पहले काव्यांश में पढ़ा था। प्रसंग बदलेगा। प्रसंग क्या है? इन काव्य पंक्तियों में कवि बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित करते हैं। इस काव्यांश का अर्थ देखते हैं क्या है। कवि कहते हैं कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भावनाएं श्वेत यानी स्वच्छ, पवित्र एवं कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध ही नहीं रहती। वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। उनकी उमंग इतनी उत्कट, धुनें इतनी तीव्र एवं सक्रियता इतनी बलवती होती है कि सभी दिशाएं उनकी सक्रियता की ताल से मृदंग की तरह बजती दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति तथा डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होता है। वस्तुतः कवि यहाँ बच्चों की कम उम्र और उनके अनुरूप उनमें उपस्थित शारीरिक लोच की ओर संकेत करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारों या मुंडेरों तक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लासित एवं रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। कवि ऊंची उड़ती पतंग की डोरी के सहारे की बात कहकर यह बताना चाहते हैं कि अत्यंत एकाग्र एवं तल्लीन भाव से बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं और उड़ती पतंग के साथ साथ उनके मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही है। कवि ने बच्चों की कल्पना प्रवण मानसिकता को उपरोक्त बिंबों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। बच्चे अपने रोमांचित शरीर की अदृश्य लय के कारण बचे रहते हैं। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगे मानो अपनी डोर से इन बच्चों को थामे रहती हैं। अब इस काव्यांश में क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों जैसे बेचैन, नरम, महज, खतरनाक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। उपमाओं एवं बिंबों की नवीन योजनाएं की गई हैं, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से,
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, रोमांचित शरीर का संगीत आदि एकदम नए और प्रभावोत्पादक बिंब प्रयुक्त हुए हैं। छतों को नरम बनाना, ये स्पर्श बिंब है। मृदंग की तरह दिशाओं को बजाना, ये श्रव्य बिंब है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, ये दृश्य बिंब है। ये इस काव्यांश को उत्कृष्ट बनाता है। कोमलता के लिए कपास की उपमा अत्यंत आकर्षक है। उपमा अलंकार का अन्य उल्लेखनीय प्रयोग निम्न पंक्तियों में हमें दिखाई देता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से आदि। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों में विशेषण विपर्य अलंकार हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे काव्यांश 3 की। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इसमें निडर मतलब बिना डर के, सुनहले मतलब सुनहरा यानी स्वर्णिम। संदर्भ वही होगा, प्रसंग बदलेगा। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चों की साहसिक, अदम्य एवं महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों को रेखांकित करना चाहते हैं। इसका अर्थ, कवि कहते हैं कि यदि पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है। वे और भी अधिक निडर होकर स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सम्मुख आते हैं तथा उनकी अनवरत चपल गति का अनुसरण करती पृथ्वी और भी तेजी से उनके पास चली आती है। वस्तुतः कवि यह कहना चाहते हैं कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन अक्षय ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं संयम से भरे रहते हैं, वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते हैं। वास्तव में वे इस धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर जन्मते और बढ़ते हैं। वे ही आगे चलकर सामाजिक अभ्युदय के कर्णधारों की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस काव्यांश की विशेषता क्या होगी? भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी के शब्दों के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों के स्वाभाविक प्रयोग तथा नवीन आकर्षक एवं गतिशील बिंबों की प्रचुरता के कारण भाषा में प्रभाव एवं प्रवाह आ गया है। बच्चों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है जो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आने से प्रदर्शित होता है। सुनहले सूरज में अनुप्रास पृथ्वी आती है में मानवीकरण तथा गिरकर बच जाने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पैरों की गतिशीलता का बिंब बेचैन पैरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब इस पाठ के कुछ जो प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास के प्रश्न, उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक मौसम आता है तो दूसरा मौसम जाता है। भादों वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस मास में बहुत वर्षा होती है। हमेशा बादल घिरे हुए रहते हैं, अतः अंधकार का साम्राज्य रहता है। वर्षा की झड़ी लगी रहती है। वर्षा की ऋतु बीत गई है। बरसात के बाद समस्त वातावरण स्वच्छ हो जाता है। सारी धूल मिट्टी धुल जाती है। आसमान साफ हो जाता है। ऋतु बदलने के कारण अब बादल नहीं घिरते। अंधकार के स्थान पर अब सब ओर प्रकाश फैला रहता है। इस स्वच्छ आसमान में जब सवेरे सूरज आता है
तो आसमान पर लालिमा छा जाती है। वर्षा की समाप्ति के बाद चमकीले आकाश की लाली कवि को खरगोश की आँखों की याद दिलाती है। दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। वास्तव में पतंग का निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। हल्की इसलिए कि उड़ने वाली कोई भी वस्तु इससे अधिक पतली नहीं होती। सबसे रंगीन इसलिए कि इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं और पतंग कई रंगों की होती है। सबसे पतला कागज़ इसलिए कि बूंद पड़ते ही यह कागज़ फट जाता है। सबसे पतली कमानी इसलिए क्योंकि बाँस की पतली छाल से पतंग की पतली कमानी बनती है। यही पतलापन आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। इन विशेषणों का प्रयोग पाठकों के मन में पतंग की विशिष्टता को दर्शाने के लिए किया गया है, जिससे वे आकर्षित हों। तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब दृश्य बिंब क्या है? सबसे तेज बौछारें गई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग ऊपर उठ सके। ये है दृश्य बिंब। श्रव्य बिंब क्या है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से। फिर स्पर्श बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास बच्चों की कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता कपास के समान होती है। उनके सपने कपास से बनी डोर की तरह है, जो पतंग को ऊंचाई प्रदान करती है। मनुष्य सपने देखता है और उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कर्मरत हो जाता है। बालक कपास की तरह कोमल एवं आकर्षक तथा शारीरिक रूप से लचीलापन लिए होते हैं। यह उनकी आंतरिक चेतना को ऊंचाइयों तक जाने तथा दौड़ने भागने एवं कभी ना थकने के लिए प्रेरित करती है। दोनों के गुणों में अत्यधिक समानता ही कवि की इस तुलना का कारण बना है। पांचवा प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि पतंग उनके सपनों का, अरमानों का एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे पतंग उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ती है, उसी प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, उनके सपने भी ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। वे छतों पर उन्मुक्त दौड़ते हैं। उनकी नज़र पतंग पर इस तरह टिकी होती है मानो वे स्वयं पतंग के साथ उड़ रहे हों। बच्चे अपनी आँखों के सहारे पतंग से ऐसे जुड़ जाते हैं कि जिधर पतंग जाती है वहीं वे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। बच्चों की इतनी एकाग्रता एवं संलग्नता तथा पतंग के साथ समरूपता को देखकर हे कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे बिंब के बारे में। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंब का अर्थ होता है चित्र। शब्दों के द्वारा कवि जो चित्र बनाते हैं वही बिंब कहलाते हैं। यानी शब्दों के माध्यम से हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ स्पर्श, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छू रहे हैं। तो
इन शब्द चित्रों का संबंध हमारी इंद्रियों से होने के कारण इसके 5 भेद किए गए हैं। पहला है दृश्य बिंब, जो कि आँखों से दिखाई देने वाला। श्रव्य बिंब, जो कानों से सुनाई देने वाले। घ्रातव्य बिंब, नाक से गंध लेने वाले। आस्वाद बिंब, जीभ से स्वाद लेने वाले। स्पर्श बिंब, यानी त्वचा से स्पर्श कराने वाले। पतंग कविता में निम्नलिखित श्रव्य बिंब प्रयुक्त हुए हैं। दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंब का प्रयोग इस कविता में हुआ है। तो आज हमने पतंग कविता कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित कविता के बारे में हमने जाना, पढ़ा। अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ, अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।